नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। जैसे ही आदर्श और विक्रम एक दूसरे पर झपटने को तैयार थे, अधिकारी रुद्र चौक के बीच में आ गया। वो मॉर्टल ब्लड योद्धाओं की सेमीफाइनल रैंकिंग और रिजल्ट्स की घोषणा करने वाला था। सेमीफाइनल शुरुआती मुकाबलों से अलग था। एक नज़र में ही साफ हो जाता था कि शुरुआती मुकाबलों में कौन जीता, लेकिन सेमीफाइनल के रिजल्ट स्वर्ण रक्षक परीक्षकों को तय करने थे। इससे पहले जब सारे पार्टिसिपेंट्स मंच पर आए तो स्वर्ण रक्षक परीक्षकों ने उनकी उम्र और परफॉर्मेंस के बेस पर मार्क्स दिए। डिस्कशन, मार्क्स को अरेंज करने और उनका एवरेज निकालने के बाद रैंकिंग पूरी की गई। वे रैंकिंग की घोषणा करने वाले हैं। अधिकारी रुद्र को मंच पर आते देख भीड़ तुरंत एक्साइटेड हो गई। ये एक रोमांचक मोमेंट था। वे जानना चाहते थे कि तीसरे युवा गुरु तेजस की रैंकिंग क्या होगी। मैं सेमीफाइनल की रैंकिंग और आपके ग्रेड की घोषणा करूंगा। सबसे ऊंचे से सबसे निचले लेवल तक स्वर्ग, पृथ्वी, मिस्टिक और पीला है। स्वर्ग की रैंक सबसे ऊंची और पीला सबसे निचला लेवल है। हर रैंक में 0 से 9 तक 10 ग्रेड होते हैं। टोटल 40 ग्रेड हैं। स्वर्गीय पद प्राचीन महान सम्राटों की निशानी है। पृथ्वी रैंक प्राचीन ऋषियों की निशानी है। रहस्यवादी पद मानव प्रभुओं का चिन्ह है। पीला दर्जा मानव अभिजात वर्ग का चिन्ह है। हालांकि अधिकारी रुद्र ने अभी तक रिजल्ट्स की घोषणा नहीं की थी, लेकिन रैंक्स का इंट्रोडक्शन देने भर से ही कई कॉम्पिटिटर्स और सुनने वाले ऑडियंस में उत्साह भर गया। प्राचीन सम्राट, प्राचीन ऋषि, मानव प्रभु, यहां तक कि सबसे खराब पीली रैंक भी मानव अभिजात वर्ग की थी। बहुत क्लियर है कि ये मूल्यांकन नियम अधिकारी रुद्र या स्वर्ण रक्षक द्वारा तय नहीं किए गए थे, यहां तक कि वैभव दिव्य साम्राज्य द्वारा भी नहीं। वैभव दिव्य साम्राज्य एक विशालकाय हो सकता है, लेकिन उन्होंने एक प्राचीन महान सम्राट या ऋषि का मूल्यांकन करने की हिम्मत नहीं की। इन मूल्यांकन नियमों का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसे दुनिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो। ये जानकर कई कंपटीटर्स ने हल्की सांसें ली। कुछ तो अपनी मुट्ठियां भींचकर रिजल्ट सुनने का इंतजार करने लगे। कई लोग अनजाने में ये प्रे कर रहे थे कि वे बाकियों से अलग हों। वे देखना चाहते थे कि वे प्राचीन ऋषियों और भगवानों से कितने दूर हैं। क्या ये पॉसिबल था कि उन्हें उनके करीब ग्रेड मिल सके? कुछ सबसे घमंडी लोग, खासकर तेजस, मानते थे कि वे विशाल जंगल छोड़ देंगे या यहां तक कि वैभव दिव्य साम्राज्य को भी छोड़ देंगे और फाइनली एक साम्राज्य स्थापित करेंगे। इन लोगों के लिए शांत रहना सबसे मुश्किल था। तेजस ने अपनी बाहें बांध ली। हालांकि वो ठंडा और प्राउड दिख रहा था, लेकिन उसकी कांपती उंगलियों से पता चल रहा था कि वो अनकंफर्टेबल था। तेजस की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठीं। वो जानना चाहता था कि दुनिया भर में तय किए गए स्टैंडर्ड के बेस पर उसकी फ्यूचर अचीवमेंट्स कैसी होंगी। वो कितनी ऊंचाई तक पहुंच पाएगा। विनय 20 साल, साधना टेक्निक का परफॉर्मेंस, ड्रैगन रिप टाइगर बून फिस्ट, ग्रेड कोई नहीं। अधिकारी रुद्र ने आज्ञाकारी स्वर में घोषणा की। भीड़ में एक लंबा चौड़ा दुबला पतला युवक अपनी गर्दन आगे करके सांस रोककर अधिकारी रुद्र की बातें सुन रहा था। लेकिन जब उसने कोई नहीं सुना तो उसका दिमाग सुन्न हो गया। सोचिए तो उसके पास कोई ग्रेड भी नहीं था। विनय ने उदास होकर आह भरी, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड ही था। पीली श्रेणी में आने के लिए किसी को मानव अभिजात वर्ग में होना जरूरी था। जहां तक उसकी बात है, वो सेमीफाइनल में पहले स्थान पर था, यानी प्रारंभिक राउंड में वो आखिरी पर्सन था। एलिट न बन पाना लॉजिकल था, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने अपने रिजल्ट घोषित होने पर विनय को शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन बहुत जल्दी ही वो फीलिंग कम हो गई, क्योंकि विनय, विक्रांत, चेन और हाई को अधिकारी रुद्र ने बताया था कि उनका कोई ग्रेड नहीं है। वे पीले क्षेत्र तक नहीं पहुंचे हैं। अधिकारी रुद्र सेमीफाइनल में उनके परफॉर्मेंस के ऑर्डर के अनुसार रिजल्ट्स घोषित कर रहे थे। जिन पार्टिसिपेंट्स को ग्रेड नहीं मिला था उनके रिजल्ट लगभग 0 थे। वे राज्य के चयन में अपनी यात्रा के एंड पर पहुंच गए थे क्योंकि वे बाहर हो गए थे। 25वें पर्सन तक, जो कि सेमीफाइनल कॉम्पिटिटर्स का लगभग हाफ था, किसी को भी कोई ग्रेड नहीं मिला। स्टैंडर्ड के बेस पर उनमें से कोई भी मानव अभिजात वर्ग रैंक तक नहीं पहुंच पाया और उन्हें नॉर्मल लोग माना गया। इतनी कड़ी जांच ने तेजस की आंखों में आग सी भर दी। स्टैंडर्ड जितना सख्त होता, उसका खून उतना ही खौलता। इस मानकीकृत जांच में बहुत विश्वसनीयता थी, इसलिए वो अपनी फ्यूचर सक्सेस का अंदाजा लगा सकेगा। जब अधिकारी रुद्र ने 30वें पर्सन की घोषणा की तब भी कोई ग्रेड नहीं था। 10,000 ऑडियंस में बहस छिड़ गई। कई ग्रेड विहीन लोग छोटे छोटे कबीलों के वारिस थे जिन्हें खास तौर पर पाला पोसा गया था, फिर भी वे सेमीफाइनल में एक ग्रेड भी हासिल नहीं कर पाए। ये बहुत ही भयानक था। वे अंदाजा लगा रहे थे कि किस प्रकार का व्यक्ति पीला रैंक प्राप्त कर सकेगा। बताइए, आपको क्या लगता है कि हमारे युवा गुरु तेजस का पद क्या होगा? ताओ जनजाति के कुछ लोगों ने अचानक पूछा। उनकी नजर में ताओ जनजाति के पहले युवा गुरु से तेजस की टैलेंट कम नहीं थी। तेजस भी ताओ जनजाति कबीले के आदर्शों में से एक थे, इसलिए उनके कई फैन थे। बेशक युवा मास्टर तेजस बुरे नहीं होंगे, लेकिन मुझे सरप्राइज है कि आदर्श का पद क्या होगा। लोग अटकलें लगाने लगे। उन्होंने कभी बैंगनी हवा पूर्व से आती है नहीं देखी थी।
उन्हें नहीं पता था कि हवा में उठने वाली बैंगनी धुंध का क्या मतलब है। उन्हें लगा कि ऐसी घटना घटित होना कोई अद्भुत बात होगी। इसमें कोई डाउट नहीं कि सेमीफाइनल में केवल आदर्श के पास ही अपने युवा मास्टर तेजस से कम्पीट करने की योग्यता थी। जहां तक विक्रम जैसे लोगों की बात है तो वे तो और भी बदतर थे। आप कहते हैं कि उस बच्चे आदर्श ने उन कपों को तोड़ दिया, इसकी तुलना हमारे युवा गुरु तेजस की तलवार क्यूई से कैसे की जा सकती है? एक ताओ आदिवासी कबीले के नागरिक ने पूछा। क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें क्या लगता है ज्यादा पावरफुल क्या है, चाय का प्याला या काला लोहे का पत्थर? युवा गुरु तेजस ने काले लोहे के पत्थर को ची तलवार से चीर दिया। चूंकि दोनों ने हवा में ही चीजों को चकनाचूर कर दिया, तो जो भी चीज ज्यादा सख्त होगी, यानी जिसने उसे तोड़ा, वो ज्यादा ताकतवर होगा। आदर्श उसकी बराबरी कैसे कर सकता है? लेकिन वो बच्चा आदर्श जो बादल उड़ा रहा था, वो वाकई अजीब था। हाँ बताओ, उसने वो बादल क्यों उड़ाया? विशाल जंगल के नागरिक सवालों से घिरे हुए थे। क्या इंसान ऐसा कर सकते हैं? हालांकि इसमें कोई शक्ति नहीं थी, फिर भी ये बहुत अच्छा लग रहा था। केवल बादल के बेस पर यह तय करना मुश्किल था कि किसकी रैंक ऊंची थी। फाइनली अधिकारी रुद्र ने रैंक के साथ पहले पर्सन की घोषणा की। सक्षम 19 साल, साधना टेक्निक, ड्रैगन रिप टाइगर बूनफिस्ट का परफॉर्मेंस करते हुए, ग्रेड पीला रैंक, ग्रेड 1। विशाल जंगल में 9 की प्रणाली का उपयोग किया जाता था। 9 का अर्थ था हाईएस्ट, जबकि 1 का अर्थ था लोएस्ट। सक्षम अभी अभी पीली श्रेणी में पहुंचने में कामयाब हुआ था, लेकिन फिर भी वो एक्साइटेड था। उससे पहले के 30 लोगों को कोई रिजल्ट नहीं मिला था, लेकिन वो एक रिजल्ट प्राप्त करने में कामयाब रहा। उस दिन से उन्हें मानव अभिजात वर्ग माना जा सकता था। सक्षम के बाद फिर से कुछ लोग बिना ग्रेड के थे। उन्होंने शुरुआती दौर में भले ही सक्षम से बेहतर परफॉर्मेंस किया हो, लेकिन सेमीफाइनल में वे उससे आगे नहीं निकल पाए। लगातार 3 पार्टिसिपेंट्स को ग्रेड नहीं मिलने के बाद बचे हुए सभी लोगों को ग्रेड मिले। जैसे ही ये 10 अंतिम पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचा, पीला रैंक ग्रेड 2 और कभी कभी ग्रेड 3 दिखाई दिया। पलक झपकते ही अधिकारी रुद्र ने 50 लोगों के रिजल्ट्स घोषित कर दिए। अब सिर्फ 6 लोग बचे थे। आदर्श, विक्रम और तेजस उन 6 पार्टिसिपेंट्स का हिस्सा थे। अधिकारी रुद्र ने एक एक करके रिजल्ट्स घोषित किए, लेकिन शुरू से आखिर तक वो भावशून्य ही रहा। विक्रम। जैसे ही अधिकारी रुद्र ने वो नाम पुकारा, विक्रम ने अपनी सांस रोक ली और उत्सुकता से इंतजार करने लगा। आखिरकार उसकी बारी आ ही गई। अधिकारी रुद्र ने जो रिजल्ट घोषित किया, उससे कुछ हद तक उसके फ्यूचर का संकेत मिलता था। क्या वो एक कुलीन था, एक नायक? कुलीन नायकों के बीच वो कहाँ खड़ा था? तेजस ने भी विक्रम पर गौर करना शुरू किया। विक्रम के रिजल्ट से वो ये बता पाता कि दुनिया के स्वीकृत मानक कितने ऊंचे हैं। विक्रम 17 साल का, साधना टेक्निक का परफॉर्मेंस, ड्रैगन रिप टाइगर बोनफिस्ट, ग्रेड पीला रैंक, 5वां ग्रेड, पीला रैंक ग्रेड 5। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसका दिल जोर से दबा दिया गया हो। दर्द हो रहा था। बस पीला रैंक ग्रेड 5। उसने अनजाने में आशा की थी कि उसके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। वो चाहता था कि स्वर्ण रक्षक ये देख ले कि वो भीड़ से अलग है, लेकिन वो पीली रैंक के पीक तक भी नहीं पहुंच पाया, बल्कि सिर्फ बीच तक ही पहुंच पाया। हालांकि ये रिजल्ट्स उससे पहले के पार्टिसिपेंट से बेहतर थे, लेकिन इससे विक्रम निराश जरूर हुआ। एक मध्यम श्रेणी के मानव अभिजात वर्ग के रूप में ये उसके गोल से बहुत दूर था। उसने विशाल जंगल से बाहर निकलने की आशा में बहुत एफर्ट किया था। वो केवल मध्यम श्रेणी का मानव अभिजात वर्ग बनने के लिए कैसे तैयार हो सकता था? क्या विक्रम भी रहस्यवादी पद में एंटर करने के लिए काफी नहीं कर सका? तेजस ने विक्रम की निराशा को देखा। रहस्यवादी पद मानव प्रभुओं की पहचान था। मानव प्रभु क्या होता था? मानव प्रभु वह होता था जो इंसानों और क्षेत्र पर शासन करने में सक्षम होता था। वैभव दिव्य साम्राज्य के सेनापति और मंत्री तथा कुलीन वर्ग को मानव प्रभु माना जा सकता था। वैभव दिव्य साम्राज्य का कुलीन होना कोई मजाक नहीं होगा। उन्हें विशाल भूमि दी गई थी, कई क्षेत्रों पर उनका कंट्रोल था और उनकी जनसंख्या भी बहुत बड़ी थी। मिस्टिक रैंक प्राप्त करना, यहां तक कि सबसे निम्न मिस्टिक रैंक ग्रेड भी प्राप्त करना अत्यंत कठिन होगा। लेकिन तेजस को खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस था। वो इस राज्य के चयन सेमीफाइनल में युवा स्वामी का खिताब हासिल करना चाहता था। तेजस, अपनी उम्मीदें ज्यादा मत बढ़ाओ। स्वर्ण रक्षक की चयन प्रोसेस बेहद कठिन है। तेजस के कान अपने पिता की आवाज सुनकर गूंज उठे। तेजस के पिता एक पावरफुल व्यक्ति थे। तेजस को सुरक्षित एनवायरनमेंट में रहने में सक्षम बनाने के लिए टैलेंट के अलावा उसके शक्तिशाली पिता का भी कंट्रीब्यूशन था। उनके पिता बैंगनी रक्त क्षेत्र के पीक पर एक योद्धा थे और ताओ जनजाति के कुल में कुछ ही टॉप बैंगनी रक्त योद्धा थे। वो युवा भी थे, इसलिए ताओ जनजाति के कुल में उनकी सिचुएशन अभेद्य थी। बैंगनी रक्त क्षेत्र का पीक सुनने में भले ही सुंदर लगे, क्योंकि स्वर्ण रक्षक के कई कुलीन योद्धा बैंगनी रक्त क्षेत्र के पीक पर थे। लेकिन तेजस के पिता अच्छी तरह जानते थे कि भले ही वे एक ही पद पर हों, फिर भी उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। कुछ विशिष्ट कारणों से विशाल जंगल में ताओ जनजातीय कबीले की तरह एक जनजातीय कबीले के पास बैंगनी रक्त क्षेत्र से आगे निकल सकने वाले विशेषज्ञ को जन्म देने की बहुत कम पॉसिबिलिटी थी।
तेजस के पिता जानते थे कि उनका लाइफ बहुत लंबा हो चुका है और अब वे एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए वे चाहते थे कि उनका बेटा एक सर्वोच्च शासक बने। वो जानता था कि उसका बेटा घमंडी है। उसे डर था कि तेजस की अपेक्षाएं बहुत अधिक होंगी, जिसके रिजल्ट में उसे असफलता मिलेगी। चिंता मत करो पिताजी, मुझे पता है कि मानक कितने कड़े हैं और मुझे अपनी ताकत का भी पता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता। जब तक मैं मुश्किल से मिस्टिक रैंक तक पहुंच जाऊं, मुझे सेटिस्फैक्शन रहेगा। तेजस जानता था कि बादलों के जंगल में पैदा होना एक नेचुरल इनकन्वीनियंस था। रहस्यवादी पद की पहली कक्षा तक पहुंच पाना उसके लिए मुश्किल होगा। रहस्यवादी पद के पहले लेवल पर होना कोई मायने नहीं रखता था। वो धीरे धीरे निम्न पद से ऊपर चढ़ सकता था, जब तक कि वो एक जनरल, एक मंत्री या एक कुलीन नहीं बन जाता। पिंग 22 साल का, पीला रैंक ग्रेड 4। सुन, 19 साल की, पीली रैंक ग्रेड 5। अधिकारी रुद्र ने 3 लोगों के नाम पढ़े। कोई भी विक्रम से आगे नहीं निकला था। ज्यादा से ज्यादा वे उसके बराबर ही थे। इस समय अधिकारी रुद्र के पास केवल 2 लोग बचे थे। तेजस 14 वर्षीय, स्वर्ग की 9 रहस्यमय तलवारें का परफॉर्मेंस कर रहा है। रिजल्ट है। ये कहते हुए अधिकारी रुद्र रुका और तेजस की ओर देखा। तेजस ने तुरंत अपनी बाहें नीचे कर ली और सांस रोककर ध्यान की मुद्रा में खड़ा हो गया। ताओ जनजाति के आसपास के लोग उत्सुकता से दबे पांव वहां पहुंच गए। वे अपने युवा स्वामी का फाइनल रिजल्ट जानना चाहते थे। पीला रैंक ग्रेड 8। जिस क्षण अधिकारी रुद्र ने वे 4 शब्द कहे, तेजस के माइंड में हलचल मच गई। पीला रैंक ग्रेड 8? मैं अभी पीले रैंक ग्रेड 8 पर हूं। तेजस ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ये इतना लो कैसे हो सकता है? वो संतुष्ट नहीं था। अपने फ्यूचर को लेकर उसकी बड़ी एम्बिशन थी। हालांकि राज्य का चयन उसके लिए बस एक स्टार्टिंग थी, लेकिन ये स्टार्टिंग बहुत कम थी। यंग मास्टर तेजस भी रहस्यवादी पद तक नहीं पहुंच पाए। रहस्यवादी पद तक पहुंचना कितना कठिन है। स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यवादी, पीली श्रेणियां। उन्होंने कहा था कि 4 श्रेणियां हैं, लेकिन सारे मूल्यांकन के बाद या तो वे पीली श्रेणी में ही नहीं आ पाए या फिर पीली श्रेणी में ही होंगे। अगर वे पीली श्रेणी में भी होते तो भी 9वीं श्रेणी का एक भी व्यक्ति नहीं आया। स्वर्ण रक्षक के जज आखिर कर क्या रहे हैं? ऊपर दी गई इतनी सारी श्रेणियां रखने का क्या मतलब है? सिर्फ दिखावे के लिए? कुछ लोगों ने गुस्से से कहा। बकवास मत करो। रहस्यवादी पद पाने के लिए व्यक्ति को एक युवा स्वामी होना होगा। भविष्य में उन्हें किसी बड़े संप्रदाय का मंत्री या कोई बड़ा व्यक्ति बनाया जा सकता है। चलो क्लाउड वाइल्डरनेस को इग्नोर करते हैं, लेकिन पूरे वैभव दिव्य साम्राज्य में भी रहस्यवादी पद वाले बहुत कम लोग हैं। वैभव दिव्य साम्राज्य में असंख्य लोग हैं, लेकिन उनमें से कितने सेनापति, मंत्री या कुलीन बन सकते हैं? एक बड़ी जनजाति होने के नाते ताओ जनजाति के लोग अच्छी तरह से जानकार थे। वे जानते थे कि स्वर्ग, पृथ्वी और रहस्यवादी जैसी श्रेणियों को इग्नोर किया जा सकता है। इसकी घोषणा करना प्राचीन संतों और कुलीनों को श्रद्धांजलि देने जैसा था। एकमात्र सार्थक रैंक पीला रैंक था। विशाल जंगल में अगर कोई पीली रैंक के 5वें दर्जे से ऊपर रैंक करता था तो ये गर्व की बात होती थी। अंतिम व्यक्ति। जब अधिकारी रुद्र आदर्श के पास पहुंचा, जो आखिरी व्यक्ति था जिसने आकाश को बैंगनी रंग में रंग दिया था और मंच पर चाय के कपोन को तोड़ दिया था, तो नेचुरली आदर्श पर सबसे ज्यादा अटेंशन थी। सभी ने अचानक तेजस की चर्चा रोक दी और आदर्श के रिजल्ट सुनने के लिए अपने कान लगाने लगे। आदर्श, आखिरकार उसकी बारी आ ही गई। मुझे सरप्राइज है कि पीली रैंक में उसका स्थान कौन सा होगा। उसका बादलों को उगलना भले ही शक्तिशाली लग रहा हो, लेकिन ये युवा गुरु तेजस की तलवार क्यूई को नहीं हरा सकता। वो कितना अच्छा हो सकता है। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जब अधिकारी रुद्र ने आदर्श का नाम सुनाया तो वो रुका और आदर्श की आंखों में गहराई से देखा। मंच पर ताओ जनजाति के बुजुर्ग पूरा ध्यान लगाए बैठे थे। वे जानना चाहते थे कि ये बैंगनी धुंध क्या है। आदर्श 12 साल का साधना टेक्निक का परफॉर्मेंस कर रहा है। ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट, कक्षा रहस्यवादी श्रेणी, 5वीं कक्षा। अधिकारी रुद्र की आवाज तेज और स्पष्ट थी और 10 मील दूर से भी सुनी जा सकती थी। उस पल लोग दंग रह गए। रहस्यवादी रैंक? आदर्श वास्तव में रहस्यवादी रैंक तक पहुंच गया, और वो भी 5वीं कक्षा में। तो फिर वो एक युवा मानव राजा है? वो एक सेनापति, एक कुलीन या किसी संप्रदाय का कोई बड़ा नेता बन सकता है? ये कैसे हो सकता है? उसने तो बस कुछ बैंगनी बादल उगल दिए और उसे मिस्टिक ग्रेड 5 का दर्जा दे दिया गया। कई लोगों ने रिएक्ट करने में देर की। उनका मानना था कि स्वर्ण रक्षक ने अपने मूल्यांकन में गलती की है। उनके युवा गुरु तेजस पीले रैंक के ग्रेड 8 के कैसे हो सकते हैं, जबकि आदर्श रहस्यवादी रैंक के ग्रेड 5 के थे? ये अंतर बहुत बड़ा था। कई लोगों ने आपस में बात करते हुए रैंकिंग पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इनमें ताओ जनजाति के बुजुर्ग भी शामिल थे, जो दंग रह गए थे। हालांकि सबसे ज्यादा जानकार लोग इस बात से हैरान नहीं थे कि आदर्श तेजस से आगे निकल गया, लेकिन उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तेजस से कहीं आगे निकल जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। भीड़ में एक पर्सन ऐसा भी था जो फाइनली एक सुगुलकते ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। ये पर्सन विक्रम था। वो भीड़ में सबसे ज्यादा एक्साइटेड था।
वो मिस्टिक रैंक 5वीं कक्षा का है और मैं येलो रैंक 5वीं कक्षा का हूँ। वो मुझसे एक पूरी रैंक ऊपर है, ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रम को लगा जैसे उसका खून खौलने लगा है। उसका खूबसूरत चेहरा गहरे लाल रंग में बदल गया। विक्रम का चेहरा विकृत हो गया था, मानो वो नर्क से रेंग कर निकला कोई लाल चेहरे वाला राक्षस हो। उसे आसपास के लोगों से दूरी महसूस हुई। उनकी आवाजें बैकग्राउंड में खो गई थीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके नाखून उसके शरीर में इस कदर गड़ गए कि उनमें से खून निकलने लगा। लेकिन विक्रम को दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। वो पागल हो गया था, वो मरना चाहता था। उसने अपनी आंखों से आदर्श को, एक गरीब बच्चे को जिसकी लाइफ घास से भी सस्ती थी, धीरे धीरे ऊपर उठते, आसमान में उड़ते देखा था। आदर्श उसके लियान कबीले का एक ग्रामीण था और आदर्श को उसका गुलाम कहा जा सकता है। लेकिन अब दास स्वामी से आगे निकल गया था। जिस बात ने उसे आदर्श से सबसे ज्यादा नफरत दिलाई वो ये थी कि आदर्श ने उसका वीरान पशु सार चुरा लिया था। ओरिजिनली वो बैंगनी रक्त के क्षेत्र में एंटर कर सकता था, सारी महिमा उसकी हो सकती थी। जब लोग क्रोध से ग्रस्त हो जाते हैं तो प्रायः वे सारी तर्क बुद्धि खो देते हैं। इस समय विक्रम ने अपनी सारी समझदारी खो दी थी। वो आदर्श से इतनी नफरत करता था कि वो अपने मुंह से आदर्श का मांस नोच लेना चाहता था। इसे एक्सेप्ट नहीं करता। क्रोध ने विक्रम को हर चीज को चैलेंज करने का साहस दिया था। ऐसी सिचुएशन में अधिकारी रुद्र का सामना करते हुए उसने अपना आक्रोश जोर से व्यक्त करने का साहस किया। देखते ही देखते लोगों की नजरें विक्रम पर टिक गईं। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके माथे पर एक हरी नस उभरी हुई थी। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता। विक्रम ने फिर रिपीट किया, मानो उसने बहुत अपमान सहा हो। भीड़ में एक और पर्सन था जिसका चेहरा उदास था। वो तेजस था। मैं भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता, तेजस ने कहा। वो रियली इसे एक्सेप्ट नहीं कर सका। उसे लगा कि वो रहस्यवादी पद तक पहुंच सकता है। और हां, उसे यह भी नहीं लगा कि आदर्श रहस्यवादी पद 5वीं कक्षा के योग्य हो सकता है। स्वर्ण रक्षक इतना मनमाना निष्कर्ष कैसे निकाल सकते थे? उन्होंने तो कोई खास कारण भी नहीं बताया। मैं जानना चाहता हूं कि न्याय का स्टैंडर्ड क्या है। तेजस की आंखें क्रोध से जल उठीं। अधिकारी रुद्र ने ठंडी आवाज में गुस्से में आवाज निकाली। एनर्जी से भरी एक ठंडी निगाह तेजस और विक्रम के कानों में घुस गई, उनके कानों में फट गई। दोनों के शरीर ऐसे कांप रहे थे मानो उनकी छाती पर वार हुआ हो। वे लगभग घुटनों के बल गिर पड़े। मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो तुम राज्य के चयन से हट सकते हो। कोई तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा। लेकिन जिस क्षण तुम स्वर्ण रक्षक के सदस्य बनने का डिसीजन लेते हो, तुम्हें याद रखना होगा कि स्वर्ण रक्षक में तुम सिर्फ सर्विस करते हो, कभी सवाल नहीं करते। ये पहली बार है जब तुम मुझसे सवाल कर रहे हो और ये तुम्हारा आखिरी बार होगा। अधिकारी रुद्र की आवाज में एक भयावह ऑरा थी। विक्रम और तेजस, यहां तक कि ताओ कबीले के बुजुर्गों ने भी इस प्रेशर को महसूस नहीं किया। यदि आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप रुके तो आपको आज्ञा पालन करना ही होगा। स्वर्ण रक्षक एक सेना थी और ये वैभव दिव्य साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली सेना थी। इसकी रेपुटेशन असाधारण थी। इतनी बड़ी सेना के लिए एक तुच्छ व्यक्ति उनके द्वारा निर्धारित नियमों पर सवाल कैसे उठा सकता है? यहां तक कि क्लाउड वाइल्डरनेस के आदिवासी कुलों के युवा स्वामी, यहां तक कि एक ड्यूक का बेटा भी स्वर्ण रक्षक के साथ ऐसा नहीं कर सका। जहां तक एक्सप्लेनेशन की बात है, क्या शेर को कभी चूहे को कुछ समझाने की जरूरत पड़ेगी? तेजस, अपनी गलती मान लो। तेजस के कानों में उसके पिता की आवाज गूंज उठी। तेजस ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी बाहों की नसें कीड़े की तरह फड़क रही थीं। अपने पिता की आवाज के बावजूद वो गुस्से से भर गया। तेजस, अपनी गलती मान लो। तुम खुद को क्या समझते हो? तेजस के पिता की आवाज फिर गूंजी। तेजस ने गहरी सांस ली। उसे इस बात से नफरत थी कि वो अपनी ताकत साबित नहीं कर पा रहा था। एक्सेप्ट करता हूं। तेजस ने अपमान सहते हुए अपना चेहरा भींच लिया और फिर बड़ी मुश्किल से ये शब्द कहे। अधिकारी रुद्र भावशून्य था। उसके हाथ हिलाने से स्वर्ण रक्षक के सदस्य टेम्पररी तौर पर नीचे उतर गए। इसके बाद पर्पल ब्लड योद्धाओं का चयन हुआ जिसका आदर्श और तेजस से कोई लेना देना नहीं था। अधिकारी रुद्र को जाते हुए देखकर तेजस ने आदर्श को घूरकर देखा। उसकी चमकती आंखें आदर्श पर चाकुओं की तरह चुभ गईं। तेजस और आदर्श का रिश्ता विक्रम से अलग था। विक्रम आदर्श से नफरत करता था, जबकि तेजस को इस बात पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि वो हर लिहाज से आदर्श से ज्यादा ताकतवर है। हे क्लाउड वाइल्डरनेस के ये युवा स्वामी खुद को कितना ऊंचा समझते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे मूल्यांकन परिणामों में जो हम परीक्षकों के रूप में बनाते हैं, उनके विचारों को ध्यान में रखना चाहिए। जब अधिकारी रुद्र ने पद छोड़ा तो स्वर्ण रक्षक के एक कुलीन वर्ग ने तिरस्कारपूर्वक कहा। हार्टलैंड्स क्लाउड वाइल्डरनेस से घृणा करते थे क्योंकि वे क्लाउड वाइल्डरनेस के लोगों के साथ बर्बर व्यवहार करते थे। और रियली यही सच था। क्लाउड वाइल्डरनेस और हार्टलैंड्स के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। ये बच्चा आदर्श पूर्व से आने वाली बैंगनी हवा को प्रेरित कर सकता है। बैंगनी हवा स्वर्ग के पुत्र का प्रतीक है। आदर्श के पास फ्यूचर में एक स्वामी बनने का मौका है, एक अन्य स्वर्ण रक्षक अभिजात वर्ग ने कहा। लेकिन फिर ये तो बस एक पॉसिबिलिटी है।
एक युवा सम्राट के आगे बहुत सारे अननोन फैक्टर्स होते हैं। वे पिछड़ सकते हैं, बीच में ही रह सकते हैं या अपनी सारी क्षमता खो सकते हैं, फाइनली नजरों से ओझल हो सकते हैं। लेकिन कुछ युवा सम्राट भयानक गति से आगे बढ़ते हैं। वे फाइनली ऋषि, महान सम्राट बनते हैं। कुछ भी पॉसिबल है, अधिकारी रुद्र ने हल्के से कहा। जब उन्होंने महान सम्राटों का जिक्र किया तो उनके आसपास के स्वर्ण रक्षक अभिजात वर्ग ने एक दूसरे को देखा और लार का घूंट निगल लिया। उनके लिए एक महान सम्राट उनसे बहुत ऊंचा था। यहां तक कि वैभव दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट, जिनकी उपलब्धियों ने हजारों पीढ़ियों को पीछे छोड़ दिया था, को भी एक ऋषि माना जाता था। अधिकारी रुद्र ने आगे कहा, हमें उन युवा मास्टर्स के संदेह के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि वे आश्वस्त नहीं हैं अंतिम दौर के लिए, आइए उनकी वास्तविक लड़ाकू क्षमता का टेस्ट करें। अधिकारी रुद्र ने सहजता से कहा। वो जानता था कि आक्रोश सिर्फ तेजस या विक्रम तक सीमित नहीं था। इसमें ताओ जनजाति के अन्य आम लोग भी शामिल थे। कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। क्लाउड वाइल्डरनेस के लोगों के लिए उन्हें मनाने का एकमात्र तरीका ताकत थी। उनके लिए बाकी चीजें आकर्षक थीं, लेकिन ये जानने के लिए कि क्या कोई मायने रखता है, केवल ताकत की जरूरत थी। ओह, उनकी युद्ध क्षमता का टेस्ट। ये सुनकर स्वर्ण रक्षक अभिजात वर्ग की आंखें चमक उठीं। ये सही है, इन लोगों की उम्र और साधना काल में अंतर है। उनकी शक्ति परीक्षण के लिए कोई एक मानक नहीं है, लेकिन मैंने पहले आदर्श से पूछा था, उसकी साधना का स्तर क्यों संग्राहक क्षेत्र के पीक पर है, इसलिए अगर हम उनकी युद्ध क्षमता का टेस्ट भी करें तो ये अनुचित नहीं लगेगा। दरअसल मैं देखना चाहता हूं कि उस बच्चे की वास्तविक युद्ध क्षमता कैसी है। ये कहते हुए अधिकारी रुद्र के होठों पर मुस्कान आ गई। एक 12 साल के बच्चे की युद्ध क्षमता की सीमा क्या होगी? अधिकारी रुद्र को इसका अंदाजा था। किंगडम के सिलेक्शन का सेमीफाइनल अभी खत्म नहीं हुआ था। पर्पल ब्लड योद्धाओं की परीक्षा और भी कड़ी थी। यद्यपि बैंगनी रक्त योद्धाओं को राज्य के चयन में सफलता मिलना निश्चित था, फिर भी वे आपस में बेहतर स्थान के लिए कम्पीट करते थे ताकि वे अधिक संसाधन प्राप्त कर सकें और स्वर्ण रक्षक में उच्च दर्जा प्राप्त कर सकें। आदर्श ने क्लाउड वाइल्डरनेस के सभी पर्पल ब्लड योद्धाओं के परफॉर्मेंस देखे। एक बैंगनी रक्त योद्धा वास्तव में एक नश्वर रक्त योद्धा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। ताओ जनजाति के पहले युवा गुरु अर्नव, जो अंत में अपीयर हुए थे, ने माहौल को पीक पर पहुंचा दिया था। अर्नव ने स्वर्ग की 9 रहस्यमय तलवारें का भी परफॉर्मेंस किया था। अर्नव ने ताओ जनजातीय कबीले की पैतृक कलाकृति महिला पुरुष जोड़ी के पुरुष कंपोनेंट का उपयोग किया। नर तलवार 3 फुट लंबी थी। अर्नव के हाथ में मानो वो तलवार जिसकी ऑरा अद्भुत थी, जीवित उठी हो। जैसे जैसे अर्नव परफॉर्मेंस करता रहा, हर वार के साथ तलवार की क्यूई से प्रघात तरंगे निकलती और युद्ध क्षेत्र तलवार की चमक से भर जाता, मानो चांदी का झरना हो। अर्नव की तलवार की चाल इतनी तेज थी कि आंखें उसका फॉलो नहीं कर सकती थीं। कभी कभी अर्नव अपनी गति धीमी कर लेता, लेकिन धीमी गति पर भी उसकी चाल को समझना मुश्किल था। ये एहसास आचार्य वेदांत द्वारा हाथी निगलने की तकनीक के परफॉर्मेंस जैसा था। उसे हिलते हुए तो देखा जा सकता था, लेकिन ये नहीं पता चल पाता था कि तलवार की चाल क्या है। क्लाउड वाइल्डरनेस के बड़े कबीलों के योद्धा प्रशंसा से भर गए। यहां तक कि कुछ स्वर्ण रक्षक सदस्यों ने भी हल्के से सिर हिलाया। जब अर्नव ने स्वर्ग की 9 रहस्यमय तलवारें का अंतिम रुख पूरा किया तो अर्नव के शरीर से 9 तलवारें आकाश में उड़ गईं। दूर से देखने पर ये 9 तलवारें सुनहरी तलवारों जैसी लग रही थीं। ये रंग बिरंगी थीं और इनकी सुंदरता अद्भुत थी। सुनहरी तलवारें हवा को चीरती हुई बादलों में दरार पैदा कर रही थीं। आसपास के ताओ आदिवासी कबीले के लोग हाँफने लगे। अगर तेजस की तलवार को जुगनू की रोशनी जैसा कहा जाए तो अर्नव की सुनहरी तलवार की किरणें चांदनी जैसी थीं। दोनों बिल्कुल विपरीत थीं। ये युआन क्यूई का मैनिफेस्टेशन है। भीड़ में से एक योद्धा ने कहा, शरीर की युआन क्यू को बाहर निकालना और उसे संघनित करके एक आकार देना। ये एक बेहद चतुर तकनीक है। ये कुछ ऐसा है जो केवल बेस्ट बैंगनी रक्त योद्धा ही कर सकते हैं। अगर 9 सुनहरी तलवारों की किरणों से टकराए बादल काले लौह पत्थर के थे तो वे टोफू की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, भले ही वो काला लौह पत्थर एक घर के आकार का ही क्यों ना हो। युवा गुरु अर्नव अपनी विनाशकारी शक्ति का परफॉर्मेंस नहीं करना चाहते थे। युआन क्यूई का प्रकटीकरण। आदर्श एक्साइटेड हो गया। उसे याद आया कि पिछली रात जब उसने ज्योति के साथ मुकाबला किया था तो उसके आखिरी मुक्के के वार से एक ड्रैगन बाघ की प्रेत छवि बन गई थी। उस समय उन्होंने इस ओर अटेंशन नहीं दी थी, लेकिन ज्योति ने देखा था कि ये युआन क्यूई का प्रकटीकरण था। युआन क्यूई की अभिव्यक्ति न केवल शक्तिशाली दिखती थी, बल्कि ये अटैक की डैमेज को भी काफी हद तक सुधार सकती थी। नश्वर रक्त और बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धाओं की लड़ाइयों में वे अक्सर अटैक करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका मार्शल लेवल बढ़ता गया, योद्धाओं के बीच की लड़ाई युआन क्यूई की कंपटीशन बन गई। उच्च स्तरीय मार्शल दुनिया के लिए युआन क्यूई का प्रकटीकरण मूल बातों का हिस्सा था, लेकिन विशाल जंगल के योद्धाओं के लिए युआन क्यूई का प्रकटीकरण एक शानदार दृश्य था। भीड़ की रिएक्शन उत्साह से भरी हुई थी और वे उत्साहपूर्वक जयकार कर रहे थे। आम लोगों को युआन क्यूई के प्रकटीकरण का गवाह बनने का कोई मौका नहीं मिला।
इसके अलावा अर्नव ताओ जनजाति के कबीले में बेहद पॉपुलर थे, इसलिए सारी जय जयकार उनके प्रशंसकों की ओर से ही हुई। अर्नव का परफॉर्मेंस पूरा हो गया। ताओ जनजाति के लोगों के चेहरे गर्व से लाल हो गए थे, मानो उन्होंने पुरानी शराब की एक बोतल पी ली हो और अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे थे। पहले आदर्श ने उनकी प्रसिद्धि को छिपाकर उन्हें परेशान कर दिया था, लेकिन अब अर्नव के साथ वे तुरंत गर्व से भर गए। इसके अलावा प्रथम युवा गुरु अर्नव तपस्वी शरीर अवस्था तक पहुंचने के करीब थे। कुछ ही दिनों में वो अंतिम चरण पूरा कर लेंगे। ताओ जनजाति के लोग इसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। संपूर्ण ताओ जनजातीय कबीले ने अपने कई सैकड़ों वर्षों में कभी भी ऐसी प्रतिभा को जन्म नहीं दिया था जो टेम्पर्ड बॉडी ड्रैगन पल्स अवस्था तक पहुंच सके। युवा मास्टर अर्नव बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल, युवा गुरु बस टेम्पर्ड बॉडी ड्रैगन पल्स अवस्था तक पहुंचने ही वाले हैं। उनकी साधना का स्तर बैंगनी रक्त क्षेत्र के मध्य चरणों में है। जल्द ही वे बैंगनी रक्त क्षेत्र के अंतिम चरणों में एंटर करेंगे। वे शक्तिशाली कैसे न हो। युवा गुरु अर्नव निश्चित रूप से आदर्श से आगे निकल जाएंगे, ये तो पक्का है। एनर्जी से बनी 9 सुनहरी तलवारें, यही असली ताकत है। ये कोई मायावी घटना नहीं है। हाँ, यंग मास्टर अर्नव किस तरह के इंसान है। वे छोटी छोटी जनजातियों के उन आत्म महत्व रखने वाले लोगों को सबक सिखाएंगे। वे हमारे ताओ जनजाति कुल की ताकत देखेंगे। लोग एक्साइटेड थे। स्वर्ण रक्षक के परीक्षक ने पर्पल ब्लड योद्धाओं की रैंकिंग करने में 15 मिनट का समय लिया था। फिर से क्रम उपस्थिति के क्रम पर आधारित था। अर्नव आखिरी था। जब अधिकारी रुद्र ने अर्नव का जिक्र किया तो ताओ जनजाति के सभी लोग सांस रोककर बैठ गए। ये उनके ताओ जनजाति के सम्मान का सवाल था। वे अर्नव के आदर्श पर हावी होने का इंतजार कर रहे थे। ताओ जनजाति की ताकत 10 छोटी जनजातियों की संयुक्त ताकत से 10 गुना ज्यादा थी। वे आदर्श जैसे बच्चे को खुद पर हावी कैसे होने दे सकते थे। लोग उत्सुकता से भर गए। अधिकारी रुद्र ने अपना मुंह खोला। अर्नव 18 साल की, स्वर्ग की 9 रहस्यमय तलवारें का परफॉर्मेंस करती हुई ग्रेड, रहस्यवादी रैंक ग्रेडलेस। जब अधिकारी रुद्र ने अर्नव के ग्रेड की घोषणा की तो ताओ जनजातीय कबीले के लोग विस्फोट से पहले स्तब्ध रह गए। अर्नव आखिरकार रहस्यवादी पद तक पहुंचने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसके पास कोई ग्रेड नहीं था। वो एक ग्रेडहीन रहस्यवादी था। 9वीं कक्षा के पीले रैंक और पहली कक्षा के रहस्यवादी रैंक के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। कुछ लोगों को पीले रैंक से बेहतर माना जा सकता था, लेकिन ये कहना कि वो रहस्यवादी रैंक का है, वो इस मानक पर खरा नहीं उतरता। प्रतिभा मूल्यांकन नियमों में ग्रेड रहित स्तर था। ग्रेडलेस मिस्टिक का मतलब था कि वे मुश्किल से मिस्टिक रैंक तक पहुंच पाते थे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था और ये धीरे धीरे खत्म हो जाता था। सटीक रूप से कहें तो ये येलो और मिस्टिक रैंक के बीच का एक क्षणिक स्तर था। अर्नव ताओ आदिवासी कबीले में नंबर 1 युवा विशेषज्ञ था और वो पुराने शीर्ष बैंगनी रक्त विशेषज्ञों से ज्यादा कमजोर नहीं था। ये इस बात का प्रतीक था कि ताओ आदिवासी कबीले के उच्चतम मानक का मूल्यांकन केवल पीले और रहस्यवादी रैंक के बीच एक क्षणिक स्तर पर किया जाता था। क्या ये मजाक था? ताओ जनजातीय कबीले में अर्नव के कई प्रशंसक और समर्थक थे। अब स्वर्ण रक्षक द्वारा अर्नव को बिना किसी ग्रेड के रहस्यवादी पद दिए जाने के बाद ये समर्थक इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वे जश्न मनाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन खुशी से उछलने से पहले ही उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। यदि संपूर्ण क्लाउड वाइल्डरनेस में कोई रहस्यवादी रैंक नहीं होती और अर्नव को एक ग्रेडलेस रहस्यवादी रैंक प्राप्त होती तो वे इसके लिए समझौता कर सकते थे, क्योंकि स्वर्ण रक्षक के मूल्यांकन मानदंड सख्त थे। लेकिन अब आदर्श नाम का एक बदमाश 5वीं कक्षा में रहस्यवादी पद पर पहुंच गया था और अर्नव रहस्यवादी पद के क्षणिक काल में ही था। वे इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे? ये जस्ट नहीं है। अर्नव बिना ग्रेड के कैसे हो सकती है? हमें ये एक्सेप्ट नहीं। कुछ लोग चिल्लाए। पहले जब आदर्श तेजस पर भारी पड़ते थे तो ज्यादा लोग चिल्लाते नहीं थे, लेकिन अब जब अर्नव भी भारी पड़ गई है तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रशंसकों की ताकत, खासकर जोशीले प्रशंसकों की, भयानक थी। अपने आदर्शों के लिए वे अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार रहते थे। तो क्या हुआ अगर वो अधिकारी रुद्र था? तो क्या हुआ अगर वो स्वर्ण रक्षक 1000 घराने थे? अपने आदर्श को नीचा दिखाकर वो विद्रोह करेंगे। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करती। अर्नव को कम से कम 6ठी कक्षा का रहस्यवादी होना चाहिए। एक युवती गुस्से से लाल होकर चिल्लाई। ताओ जनजाति के कबीले में अर्नव पर कई युवतियां फिदा थीं। अर्नव के लिए वे नंगी होकर दौड़ने को तैयार थीं। कम से कम मिस्टिक 6ठी कक्षा में तो है। हमारे यंग मास्टर अर्नव आदर्श से कैसे हार सकते हैं? ये आदर्श क्या है? ये तो एक छोटे से आदिवासी कबीले का एक आम आदमी है। इसकी साधना भी ज्यादा नहीं है। किस आधार पर आप इसे 5वीं श्रेणी का रहस्यवादी दर्जा दे रहे हैं? मुझे ये मंजूर नहीं। एक और लड़की ने बेहद गुस्से से कहा। उनका आदर्श एक आम आदमी से कमतर कैसे हो सकता है? ये तो उनके आदर्श का अपमान था। ताओ कबीले की युवतियों को एक्साइटेड देखकर आदर्श अवाक रह गया। उसे बेवजह दोषी ठहराया गया। तेजस और विक्रम से उसकी कंपटीशन का पर्पल ब्लड क्षेत्र की अर्नव से कोई लेना देना नहीं था। फिर वो इसमें कैसे फंस गया? आदर्श को लगा कि अर्नव अपने पिछले जीवन में एक कोरियन ड्रामा स्टार की तरह था और प्रशंसक पागल हो गए।
ज्यादातर समय प्रशंसक तर्कहीन होते हैं। आपको उनके आदर्श को पीछे छोड़ते हुए 5वीं श्रेणी का मिस्टिक रैंक क्यों दिया गया? आदर्श ने अनजाने में अर्नव की तरफ देखा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि हालांकि उसके प्रशंसक एक्साइटेड थे, अर्नव अभी भी अपनी तलवार पकड़े हुए अपनी जगह पर चुपचाप और भावशून्य खड़ा था। ऐसा लग रहा जैसे उसके आसपास की हर चीज का उससे कोई लेना देना ही न हो। इससे आदर्श थोड़ा हैरान हुआ। यह अर्नव दिलचस्प था। इतनी भीड़ का सामना करते हुए भी वो शांति से सब कुछ झेल सकता था। उसका ये व्यवहार किसी जोशीले युवक जैसा नहीं था। सेमीफाइनल खत्म होने के बाद पार्टिसिपेंट्स, चाहे वे सक्सेसफुल रहे हों या अनसक्सेसफुल, अपने अपने घरों को वापस चले गए। जहां तक लोगों का सवाल है, चाहे वे कितने भी गुस्से में क्यों न हो, वे कंपटीशन के रिजल्ट्स को नहीं बदल सके और अलग होने लगे। लेकिन फाइट कभी नहीं रुकी। जब आदर्श ने खाना खत्म किया तो वो ताओ जनजाति के एक कैफेटेरिया से बाहर आया। वहां उसकी मुलाकात बच्चों के एक ग्रुप से हुई जो उसके साथ मस्ती करना चाहते थे। उनकी लीडर एक 14 साल की लड़की थी और उसके पीछे कुछ लड़के और लड़कियां थीं, सभी किशोर थे। वो छोटी लड़की उनकी बॉस थी। उनकी यादों में स्कूल के प्रमुखों से कोई अलग नहीं थी। इस अल्टरनेटिव दुनिया में भी बच्चे किशोरावस्था में ही विद्रोही अवस्था में एंटर कर जाते हैं। इस उम्र में बच्चे आसानी से अपने गैंग बना लेते हैं, जैसे ग्रीन सेक्ट, होंग सेक्ट, यूथ ग्रुप आदि। छोटी लड़की ने अपने बालों को ठंडेपन से झटक दिया और बिना कोई आवाज किए आदर्श को घूरने लगी। उसकी आंखें शत्रुता से भरी हुई थीं। वे यहां अपनी ताकत का प्रदर्शन करने आए थे। वास्तव में उन्होंने आदर्श के साथ वैसा ही बिहेव किया जैसे वो उनकी ही उम्र का हो तथा उसकी बुद्धि स्तर भी उनके ही समान हो। यदि और कुछ नहीं तो केवल ऊंचाई के आधार पर आदर्श उस लड़की से 1 इंच छोटा था। बच्चे बैंगनी हवा पूर्व से आती है या युआन क्यूई के बारे में कैसे जान सकते थे? उनके लिए ताकत का पैमाना इंसान की ऊंचाई होती थी। जो लोग लंबे और मजबूत दिखते थे वे शक्तिशाली दिखते थे और वे उन्हें अपमानित करने का साहस नहीं करते थे। जो लोग कद में छोटे थे वे डराने वाले नहीं थे और उन्हें आसानी से हराया जा सकता था। बच्चों का नेता जानता था कि आदर्श ताकतवर है और वो जो झुंड लेकर आई थी वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन आदर्श उनसे 1 सिर छोटा था। इससे उन्हें अनजाने में मानसिक लाभ मिला क्योंकि वे अक्सर कमजोरों को धमकाते थे। इन बच्चों के मन की बात शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उन्हें लग रहा था कि उनके आदर्श का अपमान हुआ है, इसलिए उन्हें अपनी हिम्मत दिखाने के लिए कुछ करना होगा। बेशक असली लोग जिन्होंने अपने आदर्श का अपमान किया था वे स्वर्ण रक्षक थे, लेकिन उनमें स्वर्ण रक्षक के साथ उलझने का साहस नहीं था, इसलिए वे आदर्श के साथ उलझने आए। उन्हें बस एक इशारा करना था, अर्नव के प्रति अपने अटूट समर्थन का सबूत देना था। जहां तक उनके वांछित परिणाम का सवाल है, उन्हें भी ठीक से पता नहीं था। आदर्श अवाक रह गया। ऐसे बच्चों द्वारा परेशान किया जाना जो कुछ भी नहीं जानते थे, उसे सचमुच बदकिस्मत लग रहा था। आदर्श ने बच्चों को दूर धकेलने के लिए बस थोड़ी सी औरा छोड़ी। वो भीड़ से बाहर निकल गया और बच्चों को अपना गुस्सा दबाते हुए छोड़ दिया। वास्तव में जब सेमीफाइनल खत्म हुआ, आदर्श को एहसास हुआ कि ताओ आदिवासी कबीले के लोगों की आंखें शत्रुता से भरी थीं। आदर्श ने ताओ जनजाति के 3 युवा स्वामियों को एक ही झटके में धूल चटा दी थी। ये किसी के घर में घुसकर उनके मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। ताओ जनजाति के लोग उससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं? इससे भी बुरी बात यह थी कि आदर्श ने पूरे समय अपनी असली ताकत कभी नहीं दिखाई थी। नतीजे स्वर्ण रक्षक द्वारा तय किए गए थे। ताओ जनजाति के लोग स्वर्ण रक्षक द्वारा घोषित नतीजों से बेहद नाराज थे। आदर्श ने उन लोगों को इग्नोर किया और बस जल्दी से भीड़ से बाहर निकलना चाहता था। तभी आदर्श ने देखा कि उससे थोड़ी ही दूरी पर एक सफेद कपड़े पहने लड़की खड़ी थी। वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। डूबते सूरज की वजह से लड़की की जमीन पर एक लंबी परछाई पड़ रही थी। उसकी पोशाक सुनहरी चमक से लदी हुई थी। डूबते सूरज में वो परत नाचती हुई परियों की तरह झिलमिला रही थी। लड़की बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दी। आदर्श को देखते हुए वो मुड़ी और चली गई। आदर्श ने उसके इरादे समझ लिए और उसका पीछा किया। दोनों आगे बढ़े और जल्द ही ताओ आदिवासी कबीले के शहर से गायब हो गए। दृश्य बदलते ही आदर्श और लड़की ताओ जनजाति के पिछले पहाड़ पर पहुंच गए। इस समय सूरज डूब चुका था और उसकी चमक पश्चिमी आकाश को लाल कर रही थी। आप पॉपुलर नहीं लगती, ज्योति ने इत्मीनान से कहा और आदर्श की ओर मुड़ी। आदर्श बेबसी से मुस्कुराया। ताओ जनजाति के कबीले में मेरी उपस्थिति ने उनकी चमक छीन ली है। नेचुरली वे मेरा वेलकम नहीं करेंगे। इसके अलावा वे इस बात से नाराज भी हैं। स्वर्ण रक्षक के मूल्यांकन परिणाम काफी ऑथेंटिक हैं। आप उन लोगों को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही आपके साथ प्रैक्टिस जारी रखने पर सहमति दे दी है। ज्योति ने आदर्श के साथ आज प्रैक्टिस जारी रखने के लिए एक अपॉइंटमेंट तय किया था। अच्छा, आदर्श इससे बेहतर कुछ नहीं मांग सकता था। ज्योति एक गुरु थी। हालांकि आदर्श को नहीं पता था कि ज्योति किस पद की थी, लेकिन वो जानता था कि ज्योति ने जो बातें बताई उनसे उसे बहुत फायदा हुआ। ज्योति ने धीरे से उसकी कलाई को छुआ और तलवार निकाली। तलवार? आदर्श की आंखें चमक उठी। ज्योति को हथियार चलाते हुए देखना पहली बार था। ज्योति के साथ पिछले मुकाबलों में उसने आदर्श के साथ मुकाबला करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया था।
तेजस तलवार का इस्तेमाल करते हैं और अर्नव भी। वे जिस तलवार का इस्तेमाल करते हैं वो ताओ जनजाति के कबीले की पैतृक कलाकृति है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उन दोनों तलवारों की क्वालिटी ज्योति के हाथ में मौजूद तलवार की बराबरी नहीं कर सकती। ज्योति की तलवार का शरीर बेहद मुलायम था, मानो तैरता हुआ चांदी का सांप हो। हालांकि वो आदर्श से कुछ दूरी पर थी, लेकिन उस ठंडी किरण ने ऐसा महसूस कराया जैसे वो आदर्श की भौहों में चुभ रही हो, जिससे उसकी भौहों में ठंडक पहुंच रही हो। तलवार का नाम फ्रॉस्ट वाटर है। ये मेरी तलवार है। आमतौर पर जब मैं दुश्मनों का सामना करता हूं तो तलवार का इस्तेमाल करता हूं। आप कह सकते हैं कि तलवार चलाने में मेरी एक खास टैलेंट है। इस प्रतिभा को तलवार का दिल भी कहा जाता है। तलवार का हृदय एक रक्तवंश है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी व्यक्ति जागृत कर सके। हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हारा अपना रक्तवंश हो। ज्योति के शब्दों ने आदर्श के लिए एक नया द्वार खोल दिया हो। रक्तवंश, तलवार का हृदय। आदर्श को नहीं पता था कि रक्तवंश का क्या मतलब है, लेकिन अचानक उसे इसमें गहरी दिलचस्पी महसूस हुई। ज्योति ने कहा, अभी तो तुम्हें बस पर्पल ब्लड तक पहुंचने की जरूरत है। तुम फिलहाल ब्लड लाइन को इग्नोर कर सकते हो। ये अभी भी तुम्हारी पहुंच से बाहर है। इन शब्दों के साथ उसने अपनी तलवार घुमाई। एक हथियार योद्धा के शरीर का एक अंग होता है। तलवार के रास्ते में योद्धाओं के लिए पहला कांटेक्ट अपने शरीर से तलवार चलाना होता है। अगला चरण तलवार चलाने के लिए क्यूई का उपयोग करना है। तीसरा चरण तलवार चलाने के लिए हृदय का उपयोग करना है। आज ध्यान से देखो, ये स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें हैं। ये कहते हुए ज्योति की तलवार हिलने लगी। वो धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन उसकी हर चाल और मुद्रा स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को प्रेरित कर रही थी। उसकी गति एकदम सही और सामंजस्यपूर्ण थी। ज्योति की तलवार तकनीक स्वर्ग की 9 रहस्यमय तलवारें थी। आदर्श हैरान रह गया। ऐसा लग रहा जैसे कोई साधना तकनीक ऐसी नहीं थी जो उसे पता न हो। वो ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट जानती थी। वो स्वर्ग की 9 रहस्यमय तलवारें भी जानती थी। और ये 2 साधना तकनीकें उसकी मुख्य साधना तकनीक नहीं थी। उसकी मुख्य साधना तकनीक परियुक्ति हृदय सूत्र थी। लेकिन भले ही उसने ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट और स्वर्ग की 9 रहस्यमय तलवारें सीखी थी, फिर भी उसने उनका अभ्यास अत्यंत उच्च स्तर तक किया था। ड्रैगन रिप टाइगर बोन फिस्ट पर ज्योति के नोट से आदर्श को बहुत फायदा हुआ था। जहां तक स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारों की बात है, उसकी तलवारबाजी लाजवाब थी। यहां तक कि आदर्श, जो तलवारबाजी में पारंगत नहीं था, भी उसके चमत्कार को महसूस कर सकता था। स्पेशली उस दृष्टि के साथ जो बैंगनी क्रिस्टल मूल ने आदर्श को दी थी। वो आसपास के स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई को ज्योति की ओर संघनित होते हुए देख सकता था, जिससे प्रकाश के असंख्य बिंदु बनते थे। शू शू, ज्योति के शरीर से 9 सुनहरी तलवारें निकली। ये युआन क्यूई का वो रूप था जो अर्नव ने पहले दिखाया था। लेकिन अर्नव की युआन क्यूई की अभिव्यक्ति केवल एक पल के लिए ही हुई थी और फिर वो आकाश की ओर उड़ गई। लेकिन ज्योति की युआन क्यूई की अभिव्यक्ति 9 छोटी सुनहरी तलवारें ज्योति की तलवार की किरणों के चारों ओर बहती परियों की तरह थीं। जब ज्योति ने वार किया तो छोटी सुनहरी तलवारें उड़ गईं, लेकिन जब उसने अपनी तलवार वापस खींच ली तो छोटी सुनहरी तलवारें उसके पीछे पीछे चली आईं। इस स्टेप से आदर्श आश्चर्यचकित हो गया। ध्यान से सोचने पर ज्योति अर्नव से 1 साल छोटी थी। ये इमेजिन करना मुश्किल था कि ज्योति की प्रतिभा किस कक्षा में थी। मैं सचमुच कुएं का मेंढक हूं, आदर्श ने मन ही मन कहा। उसने पहली बार यह समझा था कि दिनचर्या की सीमाएं होती हैं, लेकिन मार्शल आर्ट की कोई सीमा नहीं है, और उसने बैंगनी हवा पूर्व से आती है का मंत्र भी प्रेरित किया था। आदर्श इन दोनों उपलब्धियों पर गर्व किए बिना नहीं रह सका, लेकिन ज्योति से कंपैरिजन करने पर यह कुछ भी नहीं था। ज्योति ने दिनचर्या की सीमाएं होती हैं लेकिन मार्शल आर्ट की कोई सीमा नहीं वाली बात बहुत पहले ही समझ ली थी, वरना उसने मैनुअल में ये बात ना लिखी होती। बस आधे साल तक एक साधना तकनीक का स्टडी करके ज्योति ऐसी सिचुएशन तक पहुंच गया था। उसे अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। ज्योति ने अपनी तलवारबाजी का परफॉर्मेंस किया और आदर्श भी उसे देख रहा था। हालांकि ये वही स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारें थी। अर्नव का परफॉर्मेंस ज्योति से कहीं ज्यादा खराब था। जहां तक तेजस का परफॉर्मेंस था, वो देखने लायक नहीं था। 2 जीवन जीने के कारण आदर्श की आत्मा अधिक शक्तिशाली और ग्रहणशील हो गई थी। ज्योति ने बिना कुछ कहे अपनी तलवारबाजी का परफॉर्मेंस किया, लेकिन ज्योति की तलवारबाजी देखकर ही आदर्श को तेजस की तलवारबाजी की कई कमियां याद आ गईं। तेजस इन स्वर्ग की 9 रहस्यमयी तलवारों और ताओ जनजातीय कबीले की पैतृक कलाकृति की पूरी क्षमता प्रदर्शित नहीं कर पाए। अगर तलवार चलाने के तरीके के स्तर होते तो तेजस अपने शरीर से तलवार चलाने के चरण में थे और बस शुरुआत में। आदर्श ने रिव्यू शुरू किया। ज्योति के उत्कृष्ट प्रदर्शन को अपने सामने देखकर आदर्श तेजस की तलवारबाजी का रिव्यू करने में सक्षम था। मार्शल आर्ट के मामले में आदर्श ज्योति से बहुत दूर था। आदर्श ज्योति की तलवारबाजी का 10वां हिस्सा भी नहीं समझ पाया, लेकिन इस हिस्से ने भी आदर्श को तलवारबाजी पर अपने विचार बनाने का मौका दिया। बहुत सी बातें सिर्फ समझी जा सकती थीं, डिस्क्राइब नहीं की जा सकती थीं। हर किसी की अनुभूति का स्तर अलग अलग था,
इसलिए ज्योति ने कुछ नहीं कहा, बल्कि सिर्फ परफॉर्मेंस किया। अब आदर्श की अंतर्दृष्टि ने उसके मन में एक बीज बो दिया था। फ्यूचर में जब उसकी योग्यताएं निखर जाएंगी तो वो बीज एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। एनवायरनमेंट का योद्धा के मार्शल आर्ट के अभ्यास पर बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता था। अक्सर जब किसी एक्सपर्ट के साथ मुकाबला होता है तो भले ही एक्सपर्ट व्यक्ति पर हावी हो, लेकिन लंबे समय तक दुर्व्यवहार किए जाने के बाद व्यक्ति आधा एक्सपर्ट बन जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी डमी के साथ अक्सर मुकाबला करता है तो भले ही वो डमी को बुरी तरह पीट सकता है, फिर भी कुछ वर्षों तक पीटने के बाद वो डमी ही रहेगा। आदर्श और ज्योति ने सुबह होने तक प्रैक्टिस किया। ज्योति चले गए, जबकि आदर्श चुपचाप ताओ आदिवासी कबीले में लौट आए। कुछ घंटों बाद किंगडम के चयन का आखिरी दौर आ गया। यही वो मोमेंट था जब फाइनल शुरू हुआ। ये फाइट अंतिम परिणाम तय करेगी। मुझे सरप्राइज है कि अंतिम दौर का सब्जेक्ट क्या होगा, आदर्श ने उत्सुकता से सोचा। सोने से पहले उन्होंने लगभग 1 घंटे तक ध्यान किया। वो गहरी नींद में चला गया। 4 घंटे की नींद के बाद वो अपनी सर्वोत्तम मानसिक स्थिति में वापस आ गया। दोपहर के समय ताओ आदिवासी कबीले के शहर के बाहरी इलाके में आकाश में ढोल की गड़गड़ाहट की आवाज गूंज रही थी। ताओ जनजाति के 200 योद्धा एक पंक्ति में मैदानों पर अपने घोड़ों पर सवार होकर चल रहे थे। 200 घोड़े भले ही ज्यादा न लगे, लेकिन वास्तव में उन्होंने जंगल के मैदानों में दौड़ते हुए धूल भरी आंधी पैदा कर दी थी। विशाल जंगल में घोड़े पालना एक विलासिता थी। ताओ जनजाति के पास केवल कुछ 100 घुड़सवार योद्धा थे। बड़ी संख्या में घुड़सवारों को निकालकर उन्होंने फाइनल में उत्साह बढ़ाया। मंच बहुत पहले ही तैयार हो चुका था। ताओ जनजाति के कुलपिता महापुरुष स्वयं उपस्थित थे, एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए। वे अपने ताओ जनजाति के कुल को विशाल जंगल से निकलकर बाहर दुनिया में जाते हुए देखने का इंतजार कर रहे थे। दृश्य तैयार होने के बाद अधिकारी रुद्र अपने घोड़े पर सवार होकर अखाड़े के केंद्र में पहुंचे। आज चयन का अंतिम दिन था। सेमीफाइनल के बाद केवल 20 मॉर्टल ब्लड योद्धा बचे थे। 20 लोग बेहद घबराए हुए थे। यही उनके फ्यूचर का रिजल्ट तय कर रहा था। सफलता अजगर के दरवाजे से छलांग लगाने वाली मछली की तरह थी, जबकि असफलता का मतलब था व्यर्थ प्रयास, और वे विशाल जंगल में अपनी दरिद्र जिंदगी तब तक जीते रहेंगे जब तक कि वे बुढ़ापे में मर नहीं जाते। इस तरह का भाग्य बहुत दुखद था और इसके बारे में सोचना निराशाजनक था। राज्य के चयन का तीसरा दौर सब्जेक्ट होगा, अधिकारी रुद्र ने लंबे स्वर में कहा, जबकि लोगों ने अपनी सांस रोक ली। सब्जेक्ट है वास्तविक युद्ध। जब अधिकारी रुद्र ने 2 शब्द कहे, वास्तविक मुकाबला, तो लोग उत्साह से भर गए। असली मुकाबला? आखिरकार वे असली मुकाबले का टेस्ट कर रहे हैं। असल लड़ाई में तो तुरंत पता चल जाता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर। मैं स्पिरिट जैसी अट्रैक्टिव चीजों में अच्छा नहीं हूं, न ही मैं अपनी साधना तकनीक का परफॉर्मेंस करने में अच्छा हूं, लेकिन असली लड़ाई के लिए मुझे कभी किसी से डर नहीं लगा। बचपन से ही मैं अपने कबीले के एक्सपर्ट से लड़ता आया हूं। सालों तक मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस करने के बाद मैंने कई लड़ाइयां लड़ी हैं। सेमीफाइनल पास कर चुके योद्धा खुशी से हाथ मलने लगे। सब एकमत थे कि ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। उन्होंने अधिकारी रुद्र के टेस्ट के बारे में कभी सुना ही नहीं था, तो फिर वो अच्छा कैसे कर पाते। ये आसान होता यदि उन्होंने शुरू से ही वास्तविक युद्ध क्षमता का टेस्ट किया होता। ये तो बिल्कुल सही और समझने में आसान था। इन सब बेकार चीजों को परखने का क्या मतलब है। पार्टिसिपेंट्स एक्साइटेड थे और दर्शक भी। ये वास्तविक युद्ध देखने लायक था। इससे छल कपट करने वालों का असली रूप भी सामने आ सकता था। वास्तविक युद्ध में छल कपट नहीं होता। कॉम्पिटिटर्स में से विक्रम और तेजस ने आदर्श की ओर देखा। पहले वाले ने गंभीर मुस्कान दिखाई, जबकि दूसरे वाले ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। वे वास्तविक युद्ध के लिए बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। उन्हें ओरिजिनली इसकी ज्यादा होप नहीं थी, लेकिन अधिकारी रुद्र ने उन्हें एक प्रेजेंट सरप्राइज दिया। ये फाइनली खुद को प्रूव करने का समय था। गुड, वेरी गुड। मैं इसका इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अंगभंग करना चाहता हूं। तुम छोटे हरामी, तुम्हें जीते जी नरक देना चाहता हूं। विक्रम ने अचानक ये आवाज आदर्श के कान में भेजी। आदर्श ने विक्रम की ओर देखा, लेकिन चूंकि वो शब्दों को चुपचाप ट्रांसमिट करना नहीं जानता था, वो उसे आंसर देने की परवाह नहीं कर सका। विक्रम की आंखें नफरत से जल उठीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, क्योंकि वो 1 और सेकंड इंतजार नहीं कर सकता था। उसने विश किया कि अधिकारी रुद्र जल्दी से बोलना खत्म करे, जिससे उसे आदर्श से लड़ने की परमिशन मिले। इस समय अधिकारी रुद्र अभी भी नियमों की घोषणा कर रहा था। इस बैटल में हथियारों की परमिशन थी, क्योंकि हथियार एक योद्धा की युद्ध शक्ति का एक हिस्सा होते हैं। हथियारों के साथ प्रैक्टिस करके योद्धाओं को बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए यदि हथियार मना किए जाते तो यह अनुचित होता। जहां तक लड़ाई के रिजल्ट का सवाल है, लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कोई व्यक्ति हार स्वीकार न कर ले या जब तक कोई लड़ने की क्षमता खो न दे। लड़ाई का क्रम स्वर्ण रक्षक द्वारा तय किया गया था। कोई लॉटरी नहीं थी। स्वर्ण रक्षक जिसे भी लड़ना चाहता था, उन्हें लड़ना पड़ता था। फाइनल रैंकिंग स्वर्ण रक्षक द्वारा तय की गई थी और किसी को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं थी। जल्द ही पहला राउंड शुरू होने वाला था।
आदर्श और तेजस जो सेमीफाइनल में चमके थे उन्हें नहीं बुलाया गया, लेकिन विक्रम को अखाड़े में बुलाया गया। उसका ओपोनेंट एक ऐसा पर्सन था जिसने सेमीफाइनल को मुश्किल से पास किया था। ओपोनेंट एक येलो रैंक ग्रेड 1 पर्सन था, इसलिए उसके किंगडम के चयन को पास करने की पॉसिबिलिटी नहीं थी। विक्रम की ताकत अलार्मिंग थी। बैटल में कोई सस्पेंस नहीं था क्योंकि वो पर्सन विक्रम द्वारा आसानी से हार गया था, जो सेकेंड राउंड में पहुंच गया। जहां तक आदर्श की बात है, वो बिना लड़े सेकेंड राउंड में एंटर कर गया। इससे कई लोगों को जो आदर्श की ताकत देखना चाहते थे गुस्सा आया। स्वर्ण रक्षक के परीक्षक इस गाय के प्रति बहुत पक्षपाती थे। वो पहले से बच सकता है, लेकिन वो दूसरे से नहीं बच सकता। देर सबेर तुम एक्सपोज हो जाओगे। विक्रम जो आसानी से जीता था खुश था क्योंकि उसने आदर्श पर व्यंग्य किया। दूसरे शायद तुम्हारी बैकग्राउंड नहीं जानते, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं। तुमने सिर्फ 3 महीने तक मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस किया है। तुम्हारी ताकत केवल भीम जैसे कैरेक्टर्स को गाली देने के लिए काफी है। क्या तुमने कभी किसी असली एक्सपर्ट से लड़ा है? मुझे डर है कि तुम्हारे पास कोई बैटल एक्सपीरियंस भी नहीं है। जहां तक मेरी बात है, मैंने गुरु द्रोण के साथ बचपन से ही लड़ाई की है। मैं क्यू गैदरर रियाल्म के पीक पर हूं। मैं पहले से ही क्यू गैदरर रियाल्म की लिमिट पर हूं। तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझसे लड़ सकते हो? विक्रम जानता था कि आदर्श एक जीनियस था, लेकिन जबकि आदर्श ने अपनी टेक्निक के डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान पर्पल मिस्ट इंड्यूस की या उसके पास अच्छी स्पिरिट थी, ये केवल ये प्रूव करता था कि आदर्श में टैलेंट था। तो क्या हुआ अगर वो टैलेंटेड था? आज एक असली बैटल थी। एक जीनियस को दूसरों में डर पैदा करने के लिए ग्रो करना पड़ता है। वो इस बैटल में आदर्श को अंगभंग करना चाहता था, उसके कॉन्फिडेंस को नष्ट करना चाहता था, ताकि वो फ्यूचर में केवल धूल बन जाए। आदर्श के प्रति विक्रम की नफरत पूर्वी नदी के पानी की तरह थी, एक कभी न खत्म होने वाला फ्लो। आदर्श ने विक्रम को एक नजर देखा और कहा, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, पहले अपने ओपोनेंट्स को हराओ। यहाँ 10 से ज्यादा लोग हैं, तुम्हारी ताकत उनमें सबसे ज्यादा नहीं है। कौन जाने अगले राउंड में तुम हार जाओ। आदर्श की बातें सुनने के बाद विक्रम हंसा। जब मौत सामने है तब भी तुम दूसरों को ताना मार रहे हो, तुम सचमुच मूर्ख हो। जैसे ही विक्रम ने यह कहा, अधिकारी रुद्र अचानक चिल्लाया, अगले राउंड में आदर्श। विक्रम, अखाड़े में एंटर करो। इस आवाज ने कई कॉम्पिटिटर्स को चौंका दिया। उन्हें एहसास हो गया था कि आदर्श और विक्रम कट्टर दुश्मन थे। वे शो देखने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि हो सकता है कि वे कभी बैटल में न मिले। लेकिन उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आदर्श का पहला मैच विक्रम के खिलाफ होगा। क्या यह संयोग था या जानबूझकर किया गया कोई अरेंजमेंट? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि 1000 हाउसहोल्ड्स रुद्र ने दोनों के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध को देख लिया था और जानबूझकर इसकी व्यवस्था की थी। किसी ने कंफर्मेशन के साथ कहा, क्योंकि ये इतना संयोग कैसे हो सकता है? क्या इससे विक्रम को मदद नहीं मिल रही? विक्रम तो बस यही चाहता था। लोगों ने विक्रम की तरफ देखा और देखा कि वो बहुत एक्साइटेड था। वो उस भेड़िए जैसा था जिसे 1 महीने तक भूखा रहने के बाद मेमने पर नजर पड़ी हो, मानो उसका पूरा शरीर जल रहा हो। अच्छा, बिल्कुल मेरी पसंद का। 1000 घरों वाला रुद्र भी मेरी हेल्प कर रहा है। हा। विक्रम बहुत खुश हुआ। उसने उत्साह से लाल आंखों से आदर्श को देखा। जब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो वे अपनी समझदारी खो देते हैं। आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। विक्रम ने अपनी आवाज में एक गंभीर मुस्कान बिखेरी।